हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अस्मिता स्टडी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बउआ जो आप लोगों का काव्य खंड का जो है प्रथम चैप्टर है करवक। जो गद्य खंड था आपका उसमें जो है हम लगभग जो है 6 गो चैप्टर करवा चुके हैं और आज से हम काव्य खंड जो है शुरू कर रहे हैं। तो वीडियो लाने में थोड़ा विलंब हो गया था, इसलिए चूंकि इधर जो है हमारे इधर जो है लाइन का थोड़ा इशू है, तो इसलिए हम आप लोगों से क्षमा बोलना चाहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, थोड़ा ज्यादा बोल दिए। देख लेते हैं करवक जो है, इसके राइटर है मलिक मोहम्मद जायसी। इनको हम प्यार से जो है जायसी बोल सकते हैं। क्या बोलते सकते हैं? जायसी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमको तो क्वेश्चन आंसर करवाना है, बेसिक डीप में नहीं जाना है। तो देख लेते हैं आपका पहले का क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 1 है बउआ, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? ठीक है, जो यहां पर जो है क्वेश्चन है, जो कवि जो है अपनी एक आंख की तुलना जो है दर्पण से क्यों किए हैं, तो देख लेते हैं। कवि जायसी अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से करता है क्योंकि जिस प्रकार दर्पण साफ सुथरी रहती है तथा कोई भी व्यक्ति अपनी छवि उसमें साफ एवं स्पष्ट रूप से देख पाता है। ठीक है, कवि एक आंख वाला होकर भी अद्भुत काव्य प्रतिमा से युक्त है। यानी कि कवि साफ साफ जो है अपनी एक आंख की, चूंकि कवि के पास कितना आंख है? एक ही को आंख है, कवि एक ही आंख से देख सकते हैं, फिर भी कवि जो है कहते हैं हमारा एक आंख जो है दर्पण की तरह है। यानी कि दर्पण जिस प्रकार साफ सुथरा रहता है और लोग जो अपने उसमें जो अपना छवि जो है साफ सुथरा और स्पष्ट देख सकता है, उसी तरह जो है हमारा एक आंख, हम एक आंख वाला हो के भी, ठीक है, होकर भी जो है हम जो ऐसा कवि, एक तरह से ऐसा कविता की रचना कर दिए हैं जो लोग हमको देखने आता है बहुत बहुत दूर से। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक आंख वाला होकर भी अद्भुत काव्य प्रतिमा से युक्त है। यानी कि कवि जो है एक आंख होते हुए भी उनकी काव्य प्रतिमा जो है, कविता लिखने की जो उसमें जो कव्यता है, ठीक है, जो उनके अंदर जो ललक है कविता लिखने की, बहुत बढ़िया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसी कारण कवि पूजनीय तथा वंदनीय है। इसी कारण जो है कवि एक आंख वाला होते हुए भी जो है पूजनीय तथा क्या है? वंदनीय है। कवि की वाणी समस्त जनमानस को प्रभावित करती है। यानी कि कवि ऐसा कविता लिख दिए हैं, एक आंख होते हुए भी कवि जो है ऐसा कविता लिख दिए हैं जिससे समस्त जनमानस यानी कि पूरे मनुष्य जो है इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का 1 नंबर का आंसर था। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे हम 2 नंबर बता रहे हैं, आप लोग जो है थोड़ा आराम से क्लास कीजिएगा, क्योंकि टोटल जो है लगभग में 9 गो क्वेश्चन है, इसमें सबका आंसर हमको बताना है। तो चलिए बुआ देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 2 है, कर पहले करवक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। जो पहले करवक में जो है कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है, तो देख लेते हैं। कवि जायसी का मानना है कि ईश्वर ने उसे संसार में चंद्रमा की भांति जन्म दिया है। यानी कि कवि क्या कहते हैं, से देखिए, कवि कहते हैं जो एक तरह से कवि का मानना ये है, जो ईश्वर जो है, भगवान जो है, उनको जो है संसार में जो है चंद्रमा की तरह जन्म दिया है। ठीक है, किसके तरह? चंद्रमा की तरह। यानी कि कलंक में हम चलेंगे तो, यानी कि कवि कह रहे हैं जो जिस प्रकार चंद्रमा में दाग है, ठीक है, उसी प्रकार हम में भी, यानी कि जिस प्रकार चंद्रमा में दाग है तो एक कमी हुई चांद में, तो उसी प्रकार हम में भी एक कमी है। तो देखिए क्या कर रहे हैं कवि, संसार में चंद्रमा की भांति जन्म दिया है। यानी कि कवि कह रहे हैं जो ईश्वर जो है हमको चंद्रमा की तरह जो है जन्म दिया है। जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक है, यानी कि चंद्रमा में जिस प्रकार दाग है, फिर भी वह अपने प्रकाश से जगत को प्रकाशित करता है। फिर भी जो है क्या, यानी कि चंद्रमा में दाग रहते हुए भी, जो चंद्रमा में दाग रहते हुए भी चांद जो है क्या करता है, पूरे जगत को जो है प्रकाशित करता है। उसी प्रकार कभी भी एक आंख खराब होने के बावजूद श्रेष्ठ काव्य की रचना करता है। और चंद्रमा में जिस प्रकार दाग है फिर भी वो प्रकाशित करता है, उसी प्रकार कवि में जो है एक आंख नहीं होते हुए भी जो है कवि जो है श्रेष्ठ काव्य की रचना कर देता है। तो ये था कलंक की बात। अब कांच की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, कांच शब्द से कवि का तात्पर्य, उधर था कलंक शब्द से तात्पर्य। ठीक है, हम यहाँ पर जो है इसे लिखना भूल गए थे, डीप करना, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिए। चलिए,
कांच शब्द से कवि का तात्पर्य, तो कांच शब्द के मतलब होता है बउआ कच्ची धातु, ठीक है। अगर कवि के माने तो क्या, कच्ची धातु। तो कह रहा कवि कहते हैं कि जब तक सोने को शुद्ध किए जाने के लिए तपाया नहीं जाता तब तक सोना कच्चा ही रहता है। यानी कि कवि यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं जो जब तक सोने को जो है शुद्ध करने के लिए हम तपाएंगे नहीं तब तक सोना कच्चा ही रहेगा। अर्थात सोना जो है, सोना क्या रहेगा, शुद्ध नहीं बन पाएगा, अशुद्ध ही रहेगा, ठीक है। अर्थात शुद्ध सोना नहीं बन पाता है। यानी कि कभी यहाँ पर साफ साफ कर रहे हैं कि आपका बॉडी कैसा भी हो, आपका जो है बॉडी का बनावट कैसा भी हो, उससे निर्भर नहीं करता है आप कितना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो निर्भर करता है। और आप जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा, आप जितना ज्यादा तपिएगा, उतना ज्यादा निखर के आइएगा, ठीक है। तो ये है कांच शब्द से कवि का तात्पर्य। कंप्लीट है। आप देख लेते हैं कंचन शब्द से कवि का क्या तात्पर्य है। कंचन शब्द से कवि का तात्पर्य शुद्ध सोना। कंचन के मतलब यहाँ पे कवि बताया शुद्ध सोना। कवि कहता है कि उसने अपने काव्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए स्वयं को खूब तपाया है। बात वही है, यानी कि हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि आप जितना खुद को तपाइएगा उतना ज्यादा श्रेष्ठ बनिएगा, उतना ज्यादा, ठीक है, उतना ज्यादा आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो ये था आपका 2 का आंसर था। इसका आंसर स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे हम 3 नंबर जो है आपको बताएंगे। तो चलिए 3 नंबर देख लेते हैं क्या कर रहा है अगल का क्वेश्चन। देखिए ई क्या कर रहा है बुआ, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 3 पहले करबक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे, ठीक है। तो देखते हैं पहले करबक में जो है क्या है, जायसी का आत्मविश्वास। प्रथम करबक में जायसी पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि एक नेत्र वाले होते हुए भी उनमें गुणों का अभाव नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। यानी कि प्रथम करबक में, पहलिका करबक में जायसी कह रहे हैं जे हमारे पास एक आंख है लेकिन हम किसी से कम नहीं हैं और हमारे अंदर जो है गुण का अभाव नहीं है, तनिक भी गुण का अभाव नहीं है, ठीक है। उनकी कविता में ऐसा प्रभाव है कि जो भी उसे सुनता है मंत्रमुग्ध हो जाता है। और कवि की जो कविता है, ठीक है, यानी कि जायसी जी को कविता है, जायसी जी का जो कविता है उसको जो भी व्यक्ति सुनता है वो मंत्रमुग्ध हो ही जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की भांति इस धरती पर अवतरित किया है। और कवि कह रहे हैं जो ईश्वर जो है हमको जो है चंद्रमा की तरह जो है धरती पे उतारा है, ठीक है। तो यहाँ पे धरती जो है थोड़ा इधर से होगा, ठीक है, यानी कि हर ई जो मात्रा है वो दीर्घी की मात्रा होगा। तो अवतरित किया है। आगे देख लेते हैं उनमें भी चंद्रमा की तरह कलंक है वह एक नेत्र वाला है, ठीक है कि देखिए सीधा बात है। कवि कह रहे हैं कि चंद्रमा की तरह जो है कवि में भी कलंक है। क्या कलंक है, लिखते हैं कलंक है कि वह एक नेत्र वाला है, यानी कि जिस प्रकार चांद में दाग है उसी प्रकार कवि के पास एक आंख है, ठीक है। फिर भी दर्पण के समान स्वच्छ व निर्मल भावों से ओतप्रोत है। फिर भी कवि कह रहे हैं जो हमारे पास एक आंख है फिर भी हम दर्पण के समान स्वच्छ और ओतप्रोत हैं, ठीक है। तो ये था आपका 3 का आंसर। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं आपको साफ साफ जो है बताएं और समझाए भी, तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए। चले आगे 4 नंबर का जो है हम ले लिए हैं। 4 नंबर का प्रश्न क्या करा बुआ, करा कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है, उनकी इस इच्छा का मर्म बताइए। मर्म होता है, तो देख लेते हैं क्या कर रहे हैं कवि कहता है कि उसने पद्मावत महाकाव्य को अपने कलेजे के खून से रचा है, ठीक है। यानी कि सिंपल सा बात है, कवि क्या कर रहे हैं इसे देख लेते हैं। कवि कहता है कि उसने पद्मावत महाकाव्य को, यानी कि कवि जो है पद्मावत महाकाव्य की रचना करते हैं और कह रहे हैं जो अपने कलेजे के खून से, यानी कि पद्मावत की जो रचना किए हैं एक तरह से वो अपने कलेजा के खून से जो है रचना किया है, रचा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। उसका कहना है कि संसार में न तो कोई यश को खरीद सकता है और न ही बेच सकता है। यानी कि सिंपली सी बात है, कवि यहाँ पे कह रहे हैं जो कोई भी व्यक्ति संसार में जो है न यश को खरीद सकता है और न यश को बेच सकता है। उनके मन में यह इच्छा है कि शायद जगत में यह काव्य उनकी निशानी के रूप में बचा रह जाए और वह कवि की कृति के रूप में याद किया जाए। यानी कि
कभी कहते हैं जो कोई भी व्यक्ति जो है यश को नहीं खरीद सकता है, नहीं बेच सकता है, और हमारी अंतिम इच्छा यही है जो उनका जो पद्मावत जो महाकाव्य है उसी के तौर पे जो है, यानी कि उसी महाकाव्य के तौर पे जो है उसको जो है यानी कि रचना किए हैं, तो उसके रचनाकार के तौर पे जो है उनको हमेशा याद किया जाए, और यही हमारी सबसे बड़ी कृति है, और उसी की कृति के रूप में हमको याद किया जाए, ये कवि की अंतिम इच्छा रहती है। तो ये था आपका 4 नंबर का आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे हम 5 नंबर जो है आपको बताइए रहे हैं। चलिए 5 नंबर है आपका भाव स्पष्ट करना है। तो देख लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो देख लेते हैं, भाव स्पष्ट करें। जो लही अबही डम्भ न होई, ठीक है, तव लही सुगंध बसाई न सोई। सिंपल था। देखते हैं क्या कर रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित करबक से इस पंक्ति को ली गई है, ठीक है। इतने सिंपल सा बात है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा भाव स्पष्ट करने वाला में। जो उपयुक्त पंक्ति जो है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पाठ यानी कि करबक से ली गई है। उसके बाद जो है आप जो लिखिएगा वो है, कवि इस पंक्ति में अपने विचारों को प्रकट करते हुए कहता है कि जिस प्रकार आम में नुकीली डाभें नहीं निकलती तब तक उसमें सुगंध नहीं आती। बात समझ रहा है ना। यानी कि कवि जो है इस पंक्ति के माध्यम से ये कह रहे हैं जिस प्रकार आम में जो है नुकीली डाभें नहीं निकलती है तब तक आम में सुगंध नहीं आती है, आम में सुगंध नहीं आती है, ठीक है। आगे देखते हैं, डाभ के कारण ही आम की खुशबू बढ़ती है, और डाभ जो होता है उसी के कारण जो है आम की खुशबू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। उसी प्रकार आदमी अपने गुणों के बल पर समाज में आदर पाता है, ठीक है। सिंपल सा बात है। लेखक कह रहे हैं जो आम में डाभ जो होता है, ठीक है, डाभ आम में जो डाभ होता है उसी के कारण जो है एक तरह से आम की खुशबू बढ़ती है, और ठीक उसी प्रकार आदमी के अंदर जब गुण आता है, ठीक है, गुणों का बल आता है, तब जाकर आदमी जो है समाज में आदर पाता है। कंप्लीट है। आगे देख ले, उसकी गुणवत्ता है उसके व्यक्तित्व में निखार लाती है, और कोई भी व्यक्ति हो उसकी गुणवत्ता जो है उसके व्यक्तित्व में निखार लाती है, अर्थात जो व्यक्ति के पास गुण नहीं है वो व्यक्ति के समाज में कभी आदर नहीं पा सकता है। कंप्लीट है। तो ये था आपका 5 का आंसर, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। आगे हम 6 नंबर जो है आपको बताइए रहे हैं, तो देख लेते हैं 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्या है, रक्त कई लई का क्या अर्थ है, ठीक है, रक्त कई लई का क्या अर्थ है। तो देख लेते हैं, कवि जायसी कहते हैं कि मैंने इस काव्य को रचकर सुनाया है तथा जिसने भी इस काव्य को सुना है उसने ही प्रेम की पीड़ा को अनुभव किया है। सिंपल सा बात है। कवि कह रहे हैं जो हम जो इस काव्य जो है, ये जो हमारा जो काव्य है उसको हमने पढ़ के सुनाया है और रच के भी सुनाया है, ठीक है। तो जो लोग इसको पढ़े हैं, जो लोग इसको सुने हैं, ठीक है, वही लोग जो है प्रेम की पीड़ा को अनुभव किए हैं, ठीक है, यानी कि किया है। मैंने इस कविता को अपने रक्त रूपी लेई के द्वारा जोड़ा है। कवि कहते हैं जो हम इस कविता को जो है अपने रक्त रूपी लेई से जो है जोड़ा है तथा अपने आंसुओं से इसकी गाढ़ी प्रीति को भिगोया है। कंप्लीट है। अर्थात मैंने इसे रचने के लिए कठिन साधना की है। कवि कह रहे हैं जो ये जो कविता है इसको रचने के लिए हम जो है बहुत कठिन साधना किए हैं। मैंने इस ग्रंथ का निर्माण यह सोचकर किया है कि इस जगत में मेरी अंतिम कहानी शायद यही हो। और कवि कह रहे हैं जो हम ये जो कविता हमारा यही सोच के हम इसको रचे हैं कि इस जगत में, दुनिया में जो है हमारा सबसे अंतिम कहानी, ठीक है, और कविता शायद यही हो, ठीक है। तो ये था आपका 6 का आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम जो है 7 नंबर जो है आपको बता रहे हैं। तो लगभग में जो है आप 7, 8, 9, ठीक है, यानी कि लगभग 2-3 को जो है और बचा है। तो देख लेते हैं कवि जो है 7 नंबर में, यानी कि 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा। यहाँ कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है, देख लेते हैं फिर से। मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है जो जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, कौन से अर्थ में जोड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं।
करा उपयुक्त पंक्ति में कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग रचकर अर्थ में किया है। किस कौन से अर्थ में? रचकर अर्थ में। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है जो मोहम्मद फिर से देख लेते हैं, मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा में जोड़ी शब्द का अर्थ क्या है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या है? रचकर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्थ में किया है अर्थात मैंने यह काव्य रचकर सुनाया है। ठीक है, यानी कि कवि कह रहे हैं जो हम जो है ये काव्य जो है रच करके सुनाया है। यहाँ कवि इस तथ्य को उजागर करता है कि उसने अपने ग्रंथ में रत्नसेन, पद्मावती आदि जिन पात्रों का वर्णन किया है उनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं था। और कवि सीधा सीधा कर रहे हैं जो भी चीज की रचना किए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो अपने काव्य में जो है जो भी व्यक्ति का जो है मतलब बात किया है, जिन जिन पात्रों का वर्णन किया है, जैसे मान लीजिए रत्नसेन है, पद्मावती है। ठीक है, जो भी पात्र का नाम लिए हैं वो सब काल्पनिक है, वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं था, अपितु उनकी तो केवल कहानियां ही प्रचलित है। और कभी साफ साफ कह रहे हैं जो उनका तो केवल कहानियां ही प्रचलित है, वास्तविकता से उनका कोई लेना देना नहीं है। और चाहे रत्नसेन हो या पद्मावती हो, हम उसको जो साक्षात जो है नहीं देखे हैं, ये भी कहानी में प्रचलित ही है। ठीक है, तो ये था आपका 7 नंबर का आंसर। तो आप लोग ने देखा, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम 8 नंबर बता रहे हैं। 8 का आंसर जो है थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि इसमें जो है स्पष्ट ही करना है दूसरे कर्वक को लगभग में। तो देखिए देख लेते हैं। करा दूसरे कर्वक की भाव सौंदर्य स्पष्ट करे। तो दूसरे कर्वक की भाव का सौंदर्य जो है स्पष्ट करना है। तो देखते हैं इधर। द्वितीय कर्वक में कवि अपने सृजनशीलता के प्रति गहन विश्वास दर्शाते हुए कहता है कि उसने इस ग्रंथ की रचना बड़ी ही मेहनत से की है। यानी कि द्वितीय कर्वक में जो है कवि अपने सृजनशीलता के प्रति बहुत सारा विश्वास दिखाते हैं, यानी कि गहन विश्वास दर्शाते हुए क्या कहते हैं कि जो उसने इस ग्रंथ की रचना बड़ी ही मेहनत से की है। यानी कि कवि कह रहे हैं जो हम जो इस ग्रंथ की रचना जो है बहुत मेहनत से किए हैं। ठीक है, दूसरे कर्वक में उसने अपने इस काव्य की रचना कलेजे के खून से की है। और कवि कह रहे हैं जो हम जो है इस जो काव्य जो है हमारा कर्वक, उसकी रचना जो हम अपने कलेजे के खून से एक तरह से किए हैं, तथा उसे अपने रक्त के लेई लगाकर जोड़ा है। क्या है? जोड़ा है। इधर थोड़ा घसा गया था। तो कवि कह रहे हैं जो हम जो रक्त एक तरह से हम कह सकते हैं, जो कवि कह रहे हैं जो ये जो रचना किए हैं तो रक्त के लेई के तरह जो है जोड़े हैं। यानी कि जिस तरह लेई बनाया जाता है पानी में सान के, उसी तरह जो है कवि कह रहे हैं जो हम लेई रक्त के लेई बना के जोड़े हैं। ठीक है, जिसे गाढ़े प्रेम के आंसुओं में भिगोकर बनाया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कवि कहता है कि उसने इस ग्रंथ में जिन पात्रों का उल्लेख किया है उसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं था। और कवि आगे कह रहे हैं जो हम इस लेख में और इस ग्रंथ में जिन जिन पात्र का, ठीक है, जो सब पात्र का मतलब उल्लेख किया है, ये सब जो है इसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कवि में दृढ़ इच्छा शक्ति है कि जिस प्रकार फूल नष्ट हो जाता है किंतु उसकी खुशबू रह जाती है, उसी प्रकार जब वह नहीं रहेगा तो उसकी कीर्ति की सुगंध ही पीछे रह जाएगी। और कवि साफ साफ कह रहे हैं, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं और दृढ़ इच्छा व्यक्त किए हैं जो जिस प्रकार फूल नष्ट हो जाता है लेकिन उसकी खुशबू जो है रह जाती है, यहाँ तक कि उसकी खुशबू को याद भी की जाती है, जो फलनमा खुशबू का गमक जो है ऐसा, फलनमा फूल का गमक जो है ऐसा होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है कवि कह रहे हैं जब हम नहीं रहेंगे संसार में, फिर भी हमारी जो काव्य है उसकी सुगंध जो है रहेगी और उसकी हमारी कीर्ति की सुगंध जो है पीछे रह जाएगी। ठीक है, वह चाहता है कि जो भी इस कहानी को पढ़े वह उससे भी 2 शब्दों में स्मरण कर ले। और कभी सीधा सीधा कह रहे हैं जो हम चाह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति हमारी कविता पढ़े, हमारे काव्य पढ़े, वो कहीं ना कहीं हमको भी जो है 2 शब्द यानी कि 2 मिनट के लिए जो है स्मरण यानी कि हमको याद करे जो फलानमा आदमी का जो है कविता लिखा हुआ है। अपने काव्य के प्रति कवि का यह आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक व बहुमूल्य है। और अपने काव्य के प्रति जो है कवि का जो है आत्मविश्वास जो है अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य है। तो ये था आपका 8। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। आगे हम 9 नंबर जो है आपको बताएंगे और ये अंतिम रहेगा।
तो देखते हैं, ये व्याख्या करना है 9 का। तो ये अंतिम प्रश्न है आपका, ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है, व्याख्या करें। धानी सो पुरुष जस कीर्ति धांसु, जांसु, फूल मरे पे मरे न बासु। फिर से कहेंगे, देख लेते हैं। धानी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। देख लेते हैं। उपयुक्त पंक्ति में कवि कहता है कि जिस प्रकार पुष्प का शरीर नष्ट हो जाता है परंतु उसकी सुगंध धरती पर व्याप्त रहती है। यानी कि उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से कवि कहना ये चाह रहे हैं कि जिस प्रकार, ठीक है, पुष्प खत्म हो जाता है, पुष्प का शरीर नष्ट हो जाता है किंतु उसकी खुशबू जो है रह जाती है, यानी कि व्याप्त रहती है, उसी प्रकार महान व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेकर सदा के लिए अपनी कीर्ति का पताका फहरा जाते हैं। और उस जैसे देखिए, जैसे कवि साफ साफ कर रहे हैं यहाँ पे, जो जिस प्रकार फूल नष्ट हो जाता है लेकिन उसकी खुशबू जो है व्याप्त रहती है, उसी प्रकार महान व्यक्ति जो है धरती छोड़ के तो चल जाते हैं लेकिन कुछ ऐसा काम कर जाते हैं, कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो उनका कीर्ति का पताका जो है हमेशा के लिए फहराते रहता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पुष्प की सुगंध की तरह यशस्वी लोग कीर्ति, पुष्प की सुगंध की तरह यशस्वी लोगों की कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती है। और कभी आगे कर रहे हैं, इसी पुष्प की कीर्ति की तरह जो है, पुष्प की सुगंध की तरह जो है, जो यशस्वी लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, उनकी कीर्ति कभी खत्म नहीं होती है, कभी नष्ट नहीं होती है। तो ये था आपका 9 नंबर का आंसर। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। और इसी के साथ जो है हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। और मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा। तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।